नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए ज्योग्राफी का सेकंड पेपर। दोस्तों अति इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के निबंधात्मक प्रश्नों पर बात करने वाले निबंधात्मक प्रश्नों पर। दोस्तों अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक पर हमारी क्लासें हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, तो वहां से आप जाकर देख लीजिए। 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लासें है और उनको देखना ना भूले दोस्तों, क्योंकि 19 वालों को रखा गया है जो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास में निबंधात्मक सवालों को लेकर आज की क्लास को दोस्तों आपके सामने पेश कराया जाएगा। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहे, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज की क्लास में निबंधात्मक प्रश्नों में से दोस्तों 60वां सवाल है। एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति। दोस्तों भारत की प्राकृतिक वनस्पति के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। दोस्तों सवाल एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों पूरी संभावना बनती है कि भारत में जो जितने भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं तो उनके कितने प्रकार है, उन प्रकारों का दोस्तों संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सवाल एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। भारत में वनों को विभाजित कीजिए। भारत में कितने प्रकार के वन हैं उनको विभाजित कीजिए तथा उनकी विशेषताओं एवं भौतिक वितरण का विवरण। भौतिक वितरण यानी कौन कौन से क्षेत्रों में इसका वितरण है। भारत में वन संसाधन और उसके संरक्षण पर एक विस्तृत लेख लीजिए, ठीक है। वन संसाधन क्या है और उसके संरक्षण किस प्रकार हम वन संसाधनों के कर सकते हैं, तो उस पर एक लेख लीजिए। दोस्तों सवालों का एक ही वीडियो में आंसर होने वाला है। तो चलिए आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से कि वन संपदा किसी भी वन संपदा है तो वो किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धरोहर होती है। दोस्तों वनों का महत्व हमारे जीवन में आदिम काल से चला आ रहा है। वेदों पुराणों वनों की दोस्तों वेदों और पुराणों में वनों की महत्ता काफी प्रभाव डालती है। वेदों और पुराणों में वनों की जो महत्ता है तो वो इस पर बहुत ही अधिक प्रभाव डालती है। पौराणिक गाथाओं में अनेक प्रकार के वनों यथा नेमासाण्य वन, नंद वन, दंडक वन, अशोक वन आदि वर्णन मिलता है। दोस्तों यहाँ पर यथा नेमिचारण्य वनों के नाम है। दोस्तों अनेक प्रकार के वन है, जैसे कि यथा यानी कि जैसे नेमिचारण्य वन, ठीक है, नंद वन, दंडक वन, अशोक वन आदि का वर्णन मिलता है। अतः स्पष्ट है कि वन धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं के निर्माण में सहाय कर रहे हैं। दोस्तों आदिकाल से भी ये दोस्तों चले आ रहे हैं। वनों की आर्थिक भूमिका से हम भली भांति परिचित है। वनों की जो आर्थिक भूमिका होती है हमारे क्षेत्र में, आर्थिक हर क्षेत्र में दोस्तों काम आते हैं। वनों का कार्य रक्षा करना एवं उत्पादन में वृद्धि करना दोनों ही है। दोस्तों वनों का 2 प्रकार का कार्य है, एक तो रक्षा करना और क्या उत्पादन में वृद्धि करना, 2 प्रकार के हैं। वनों से लकड़ी, चारा, ईंधन, जड़ी बूटियां आदि प्राप्त होते हैं। साथ ही वन भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने में और बाढ़ तथा भूमि के कटाव को रोकने में भी पर्याप्त सहायक होते हैं। दोस्तों वन है, जहां पर भी वन होंगे तो उन वन की भूमि कैसी होगी, उत्पादकता यानी कि वहां की भूमि भी उपजाऊ होती है। अगर हम किसी वन क्षेत्र को काट कर वहां पर फसल बोए तो बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा, क्योंकि वहां की उत्पादन क्षमता दोस्तों वन है वो बनाए रखता है। और दोस्तों वहां की वन उत्पादन क्षमता अधिक होती है। भूमि के कटाव को, जैसे कि कोई भी पानी आया तो वृक्षों से टकराकर रेत है, जो भूमि है, मिट्टी है, वो बच जाएगी और पानी वृक्षों के पास में से होकर निकल जाएगा। इसलिए ये भूमि के कटाव को रोकने के लिए दोस्तों सहायक है। हमारे देश में अनेक वन प्रधान उद्योग है। दोस्तों हमारे देश में इतने कई प्रकार के उद्योग है जो वनों पर आधारित है, ठीक है। उन वन है तो वन ही उसके लिए कच्चा माल है, ठीक है। वनों से आय प्राप्त होती है। यह हमारे देश की प्राकृतिक एवं राष्ट्रीय संपदा है। वन हमारे देश की प्राकृतिक एवं राष्ट्रीय संपदा है। वन जलवायु को सम बनाते, दोस्तों वन है वो जलवायु को सम बनाते हैं तथा मरुस्थल के प्रसार को भी रोकते हैं। मरुस्थल का जो प्रसार है, जैसे कि भूमि का कटाव होगा तो वृक्षों की दोस्तों क्या होगी, ह्रास होगी। जैसे कि भूमि चली गई तो वृक्ष खड़े कहाँ पर रहेंगे। अगर बाढ़ के साथ में भूमि भी चली गई तो वृक्ष खड़े कहाँ पर रहेंगे। इसलिए वृक्ष अगर भूमि के बीच में आ जाएंगे, भूमि के आड़े आ जाएंगे तो भूमि को पानी के साथ में वृक्ष नहीं जाने देंगे। तो ये भी दोस्तों वृक्षों की और दोस्तों भूमि की दोनों की रक्षा के लिए वृक्ष वो सहायक रहते हैं। दोस्तों वनों के वितरण की बात करें, किस किस क्षेत्र में कौन कौन से देशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वो भी प्राकृतिक वनों की बात हो रही है। वनों का वितरण भारत में वर्तमान में दोस्तों 67,500
67,000 दोस्तों 6,75,538 6,75,538 वर्ग किलोमीटर भूमि पर वन है। कुल भारत की बात करें तो 6,75,338 वर्ग किलोमीटर पर दोस्तों क्या है, वन पाए जाते हैं। संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 20.55% भाग में वन फैले हैं। हमारे देश की बात हो रही दोस्तों, 20.55% भाग पर पूरे पूरे वन फैले हुए, लेकिन वनों का विस्तार सभी राज्यों में समान नहीं है। यथा पश्चिमी बंगाल के वनों का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का 8.8% है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां की वनों का दोस्तों क्षेत्रफल है वो 8.8% है, जबकि उत्तर प्रदेश में 11.9% है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश का वन प्रतिशत देखें तो 11.9 है। उड़ीसा में 22.5 है। तमिलनाडु में 13.4 है दोस्तों, धीरे धीरे कम हो रहा है। पंजाब में 2.6 है, ठीक है, बिल्कुल कम है। तो हमारे दोस्तों राजस्थान की बात करेंगे तो कितना होगा, बिल्कुल कम होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 2.5 है, ठीक है। कर्नाटक में 14% है। गुजरात में 15.1 बहुत ही अधिक है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में 11.8 है। फिर असम में 24% है। तो इस प्रकार दोस्तों वनों का क्या है, प्रतिशत दिया गया। पूरे भारत में अलग अलग राज्यों का वनों का प्रतिशत है। और पूरे पूरे भारत की बात करें, पूरे पूरे भारत में दोस्तों कितनी भूमि पर वर्तमान में 6,75,538 वर्ग किलोमीटर भूमि पर दोस्तों वृक्ष लगाए हुए हैं, वृक्ष प्राकृतिक वृक्ष उगे हुए हैं, ठीक है। दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो भारत का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय में स्थित है। दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो भारत का जो अधिकांश भाग है वो कैसे उष्ण कटिबंधीय यानी दोस्तों गर्म कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है, ठीक है। जबकि कुछ भाग है वो समुद्री तटीय से अधिक ऊंचे होने के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय में गिने जा सकते हैं। दोस्तों भारत का जो अधिकांश भाग है उष्ण कटिबंधीय, सीधी सीधी बात है। जबकि कुछ ऐसे भाग है हमारे इस उष्ण कटिबंधीय भाग में दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे समुद्र तटीय भाग है जो ऊंचे होने के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय में गिने जाने जा सकते हैं। दोस्तों हमारे क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय जहाँ पर तो जल तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्थानों पर जो समुद्र के तट पर जो स्थित है भाग है, भूमि के भाग है, तो वहां पर दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। इन दोनों ही भागों के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय के भाग है। भूमि की प्रकृति जलवायु में भिन्नता होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है। दोस्तों भूमि है, हमारे भारत की भूमि है, तो उसकी प्रकृति और भारत की जलवायु में भिन्नता होने के कारण दोस्तों विभिन्न प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों वर्षा की मात्रा और वितरण भी देश में पाई जाने वाली वनस्पति का निर्णय कर। वर्षा की मात्रा, जहां पर अधिक वर्षा होगी तो वहां पर भी अलग प्रकार के वन पाए जाएंगे, जहां पर कम होंगी तो वहां पर दोस्तों कम जल वाले दोस्तों, कम जल धारण क्षमता रखने वाले दोस्तों क्या वन है वो पाए जाएंगे। जो कम जल में भी उग सके और अपनी दोस्तों जनन कर सके तो वो भी क्या है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहां पर वर्षा अधिक होती है, नम क्षेत्र है, तो वहां पर भी अलग प्रकार के दोस्तों वन पाए जाते हैं। सीधी सीधी बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति की ओर। प्राकृतिक वनस्पति झाड़ियां है दोस्तों, झाड़ियां भी प्राकृतिक वनस्पति में आती है। घास के मैदान, झाड़ियां घास के मैदान है दोस्तों, जंगलों का रूप लेती है झाड़ियों का मैदान। और जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति झाड़ियां घास का मैदान ये सारे जंगलों का रूप लेती है। 3,750 मीटर ऊंचे क्षेत्रों में सामान्यतः पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों कितना, 3,750 मीटर ऊंचे क्षेत्रों में दोस्तों पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। जबकि 2,000 से 3,500 मीटर शीतोष्ण एवं पतझड़ संतुलन वनों का मिश्रण सम्मिलित रूप से है। पहाड़ियों के निचले भाग और मैदानों में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति होती। पहाड़ी होती है तो पहाड़ी के नीचे वाले भागों और मैदानों में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। यही सामान्यतः कुछ स्थानीय अंतरों के कारण देश के सभी भागों में फैली हुई है। दोस्तों हमारे अगली बात करें, प्राकृतिक वनस्पति के दो मुख्य विशेषता होती है। प्राकृतिक वनस्पति की कितनी विशेषता होती है, दो मुख्य विशेषता होती है। पहली विशेषता होती है जलवायु संबंधी विभिन्नताओं व भूमि की रचना के कारण विभिन्न वनस्पति कई प्रकार की होती है। दोस्तों जलवायु संबंधी विभिन्नताओं, जलवायु यानी कि पूरे भारत में देखें तो जलवायु अलग अलग, कहीं पर ठंडा है तो कहीं पर गर्म है, कहीं पर मध्यम है। तो जलवायु की विशेषताओं पूरे भारत में, जलवायु की विभिन्नताओं व भूमि की रचना, दोस्तों भूमि की रचना भी अलग अलग उबड़ खाबड़ है, कहीं पर समतल है। इनके कारण वनस्पति कई प्रकार की पाई जाती है, वो कई प्रकार की पाई जाती है। और
के पर्वत घास के मैदान तो दोस्तों हिमालय के पर्वत घास के जो मैदान है वो तो दूसरी ओर उष्णकटिबंधीय सघन वन तथा शुष्क और दलदली वनस्पति मिलती है। कहीं पर दलदली वनस्पति मिलती है, कहीं शुष्क वनस्पति मिलती है, कुछ कहीं पर कटिबंधीय दोस्तों कटिबंधीय सघन वन भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग भूमि की विशेषताओं और जलवायु की विशेषताओं के कारण दोस्तों अलग अलग वनस्पति पाई जाती है। दूसरी मुख्य विशेषता है प्राकृतिक वनस्पति की दूसरी विशेषता है कि भारत में किसी भी एक विशेष जाति की वनस्पति नहीं मिलती। दोस्तों भारत में किसी भी एक विशेष जाति की वनस्पति नहीं मिलती, वरन कई प्रकार की जातियां का मिश्रण है। दोस्तों भारत में किसी भी विशेष जाति की वनस्पति नहीं मिलती, वरन कई प्रकार की जातियां का मिश्रण है। वनस्पतियों की कई प्रकार की जातियों का मिश्रण हमारे देश में मिलता है। तिब्बत और साइबेरियन तुल्य वनस्पति, पहाड़ी झाड़ियां दोस्तों हिमालय के ऊपरी ढालों में मिलती है, जबकि इसके निचले ढालों में जापानी चीन जाति के शीतोष्ण वनस्पति अधिक पूर्वी भागों में यूरोपीय जाति वनस्पति पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्रों में मलेशियाई और अफ्रीकी जाति की वनस्पति अधिकांश मिलती है। दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र है भारत में तो उसमें मलेशियाई और अफ्रीकी जाति की वनस्पति बहुत ही अधिक मात्रा में मिलती है। अधिकांश क्षेत्र के 4 प्रकार की वनस्पति, अधिकांश क्षेत्रों में दोस्तों अधिकांश अलग अलग प्रकार के अधिकांश क्षेत्रों में दोस्तों 4 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। हिमालय के रोडोड्रोम मेखला, हिमालय में रोडोड्रोम मेखला और पश्चिम में चीड़, दक्षिण भारत में बांस, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क झाड़ियां और वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों वर्षा की मात्रा की बात करें तो वर्षा की मात्रा के वितरण के आधार पर भी दोस्तों वनस्पतियां अलग अलग प्रकार की तो पाई जाती है। देखिए वर्षा की मात्रा और वितरण के अनुसार प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति। अगर किसी क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो वहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी? जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां सदैव दोस्तों हरे भरे रहने वाले चौड़ी पत्तियों वाले वन पाए जाते हैं। दोस्तों छोटी पत्तियों वाले और हरे भरे रहने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन विषुवतीय वनों के अनुरूप होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ये वन होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, हरे भरे होते हैं और बड़े बड़े पत्तों वाले होते हैं, तो ये विषुवतीय वनों के अनुरूप होते हैं। इनमें लताएं, गुल्म, झाड़ियां आदि अधिक सघन होती है। यहाँ के मुख्य वृक्ष है दोस्तों रबर। 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पर वर्षा होती है और उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं और बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, हरे भरे उसके क्या होते हैं? पत्ते, पेड़ होते हैं। तो वो उनमें मुख्य रूप से वृक्ष है, रबड़ का वृक्ष है, फिर गट्टा परचा है, फिर ताड़ है, महोगिनी है, सिनकोना है। तो ये वृक्ष है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले दोस्तों प्राकृतिक वनों में पाए जाते हैं। दोस्तों अगला है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। दोस्तों 100 से लगाकर, ये तो थे 200, लेकिन 100 से लगाकर 200 यानी 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो इसके बीच में पाए जाने वाले दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति की बात करती है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में मानसूनी वन मिलते हैं। कैसे? 100 से 200 अगर सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर कैसे वन मिलते हैं? मानसूनी प्रकार के, मानसून के आधार पर मानसूनी वन मिलते हैं, जिसकी सोड़ी पत्तियां होती है। दोस्तों सीधी सीधी बात है, सोड़ी पत्तियां होती है। ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों सूख जाती है। ये सोड़ी पत्तियां होती है वो ग्रीष्म ऋतु में तो क्या होती है? सूख जाती है, लेकिन उसका डंठल होता है, उसका मुख्य तना होता है, वो क्या नीला रहता है, कैसा? नीले कलर का रहता है, बिल्कुल हरा रहता है। परंतु वर्षा के पूरी तरह आरंभ होने के कुछ ही पहले दोस्तों वर्षा का टाइम आता है, तो उस वर्षा के टाइम से आरंभ होने से कुछ समय पहले ही पहले इसमें फूल और पत्तियां निकल आती है। दोस्तों ऐसे वन होते हैं। तो जो ग्रीष्म ऋतु में तो उसके वृक्षों के पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु का मौसम आता है तो उसके कुछ समय पहले ही वो खिल जाते हैं, उसमें पत्ते अंकुरित हो जाते हैं और पत्तियां निकल जाती है। ये वन अधिक खुले होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक खुले होते हैं। केवल बांस के वृक्षों के नीचे घनी वृद्धि हो जाती है। केवल बांस के, ये दोस्तों कैसे होते हैं? वर्षा की पूरी तरह आरंभ होने से वृक्षों के नीचे घनी वृद्धि हो जाती है। इन वनों में मुख्यतः साल, सागवान, रोजवुड, पाइन आदि वृक्ष अधिक होते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर में पाए जाने वाले वृक्ष है ये है साल है, सागवान है, रोजवुड है, पाइन है। ये अधिकांश रूप से वृक्ष पाए जाते हैं जो क्या है? बड़े बड़े पत्तों वाले होते हैं, लेकिन क्या ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्तों को क्या जड़ देते हैं। अगला है दोस्तों तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति के रूप में। अगला पॉइंट आता है कि 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य पाए जाने वाले दोस्तों प्राकृतिक वन।
50 से 100 सेंटीमीटर, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, इसके बीच में अगर कहीं सेंटीमीटर में वर्षा होती है तो उसमें कौन से वन पाए जाएंगे? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के भागों में दोस्तों कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। ठीक है, कैसी झाड़ियां? कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। छोटे वृक्षों वाले वन पाए जाते हैं। छोटे वृक्ष होते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं? छोटी हाइट होती है, छोटे वृक्ष होते हैं, उसके वाले वन पाए जाते हैं और उस पर कांटे लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ भूमि इतनी शुष्क होती है कि यथेष्ट वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती दोस्तों। यथेष्ट बड़े बड़े वृक्षों की, यथेष्ट वृक्षों की दोस्तों यहाँ पर उत्पत्ति नहीं होती। कंटीली और छोटे छोटे दोस्तों पत्तों वाली वृक्ष, छोटी छोटी हाइटों वाली दोस्तों क्या वनस्पति की उत्पत्ति होती है। कंटीली झाड़ियां भूमि पर दूर दूर उगती है, कंटीली झाड़ियां होती है, वो भी भूमि पर दूर दूर उगा करती है। इसके बीच की भूमि वर्षा के आधे भाग में रहती है दोस्तों। इसके बीच वाली भूमि होती है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है वहां पर वृक्ष बिल्कुल कंटीले होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं। तो इनकी जो बीच वाली भूमि है तो वहां पर वर्षा के आधे भाग में खाली रहती है, किंतु वर्षा ऋतु में हरी घास और छोटी झाड़ियां ढक जाती है दोस्तों। यहाँ पर शुष्क होता है, शुष्क जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है तो वहाँ पर क्या बिल्कुल सूखी भूमि रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत अगर वर्षा होती है तो वहाँ पर छोटी मोटी झाड़ियाँ और घास उगती है। यहाँ बबूल दोस्तों, जैसे कि हमारे राजस्थान की बात हो रही है दोस्तों, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर बबूल है, खेजड़ा है, प्रोसोपिस है आदि झाड़ियाँ ज्यादातर उगती है, क्योंकि बबूल होता है इस पर भी कांटे होते हैं, खेजड़ी पर भी कांटे होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कंटीले वृक्ष होते हैं, छोटी छोटी पत्तियों वाले वृक्ष होते हैं, ठीक है। तो इन पर दोस्तों क्या है 50 से 100 सेंटीमीटर यानी कि राजस्थान में अधिकांश पाए जाते हैं। अगला है 50 दोस्तों, केवल और केवल 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तो वहां पर प्राकृतिक वनस्पति कौन सी उगती है? तो 50 से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है? जहां पर 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। जलवायु और भौतिक परिस्थितियों में अंतर होने के कारण शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की वनस्पतियां मिलती है दोस्तों। जलवायु और भौतिक परिस्थितियों में अंतर होने के कारण भारत में शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। 78 लाख दोस्तों हेक्टर भूमि पर कोणधारी वन तथा 692 लाख हेक्टर भूमि पर दोस्तों सोड़ी पत्ती वाले वन फैले हुए। कैसे सोड़ी पत्ती वाले वन फैले हुए? अर्थात कुल वन प्रदेशों में 7% शीतोष्ण वन है। कुल वन देखे तो यहाँ पर कितने 50 सेंटीमीटर में तो 7% शीतोष्ण वन है, 3% दोस्तों कोणधारी है, 4% है वो सोड़ी पत्तियों वाले वन है और 93% है वो उष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत। 80% मानसूनी वन है, 80% कितने मानसूनी वन है और 12% सदाबहार वन है और 1% अन्य वन भी पाए जाते हैं। दोस्तों देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति के विभिन्न प्रकारों को संक्षिप्त में लिखिए। वन कितने प्रकार के होते हैं भारत में, प्राकृतिक वनस्पति की कहाँ पर कितनी वर्षा में पाई जाती है, तो उन पर डिस्कशन किया। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर कि भारत में वनों को विभाजित कीजिए, वनों का वर्गीकरण कीजिए और उसकी विशेषता और भौगोलिक वितरण का वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं आंसर की ओर कि भारतीय वनों का वर्गीकरण। भारत के वनों को कितने भागों में बांटा गया, उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, किस आधार पर किया गया है। तो भारतीय वनों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया। पहला स्वामित्व के आधार पर, जैसे कि किसी का स्वामित्व होता है, जैसे कि गवर्नमेंट का कहे तो गवर्नमेंट का है, कोई यहाँ पर निजी यानी किसी के व्यक्तित्व के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर वनों को बोया गया है तो उस वनों को हम दोस्तों काट नहीं सकते, उस पर अधिकार नहीं कर सकते, यानी कि स्वामित्व वाले होते हैं। फिर संरचना के आधार पर, किस प्रकार के, प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर और प्रशासन के आधार पर, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर दोस्तों किस प्रकार के होते हैं? एक तो सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, यानी गवर्नमेंट के नियंत्रण में वन होते हैं। एक होते हैं निकायों के स्वामित्व वाले होते हैं। एक निजी व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति के द्वारा बोए गए वन होते हैं। तो इस प्रकार होते हैं। अगले दोस्तों पॉइंट की ओर आगे, प्राकृतिक वनस्पति के दोस्तों आधार। प्राकृतिक वनस्पति के कितने आधार होते हैं? प्राकृतिक वनस्पतियां होती है तो उनके आधार होते हैं। एक तो सदाबहार वन होते हैं। कैसे होते हैं? सदाबहार हर वर्ष दोस्तों हरे भरे रहने वाले वृक्ष कौन से होते हैं? सदाबहार वन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हिमालय प्रदेशीय वन। कैसे? हिमालय प्रदेश पर्वत की ऊंचाई एवं वर्षा की मात्रा अनुसार यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के वन प्रदेश में मुख्य रूप से
अग्रलिखित दो भाग पाए जाते हैं। एक तो पूर्वी हिमालय के वन। कैसे पूर्वी हिमालय के वन? इसमें क्या होता है कि अर्ध उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और साथ ही साथ में शीतोष्ण कटिबंधीय भी वन पाए जाते हैं और शीत शीतोष्ण कटिबंधीय भी वन यहीं पर पाए जाते हैं। पर्वतीय वन भी यहीं पर यानी कि हिमालय प्रदेशीय वन पर पाए जाते हैं। फिर उच्च पर्वतीय वन भी यहीं पर पाए जाते हैं। हिमालय प्रदेशीय वनों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर कि पश्चिमी हिमालय के वन ये भी दोस्तों भारतीय वनों के वर्गीकरण में आता है। तो पहला है पश्चिमी हिमालय के वनों में अर्ध उष्णकटिबंधीय वन सेम है। फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। अगला है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या फिर सवाना वनस्पति। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या फिर सवाना वनस्पति। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे 90 सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अपनी स्तर पर देख लेना। इस 1 वीक सीरीज अगर आप 2023 की पढ़ रहे हैं न्यू एडिशन, तो दोस्तों आप जरूर उनमें ये सवाल देखेंगे। 2023 हो, 2024 हो, 2022 हो, कोई भी एडिशन हो दोस्तों, अगर आपके पास में 1 वीक सीरीज है उसमें यही सवाल दोस्तों आपको कहीं ना कहीं दे रखा होगा। प्रश्न संख्या अलग हो सकती है दोस्तों। सवाल होगा कि भारत के खनिज तेल उत्पादन, वितरण और भावी संभावनाओं के पर लिख लीजिए। भारत में खनिज तेल उत्पादन कहाँ पर होता है, इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है, इसकी संभावना अब कहाँ कहाँ कर है कि यहाँ पर तेल निकल सकता है, यहाँ पर खनिज तेल निकल सकता है। तो दोस्तों ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में खनिज तेल कहाँ पर उत्पादित होता है, इसका वितरण कहाँ पर है, इसकी संभावना कहाँ पर है। ये सवाल आपके एग्जाम में दोस्तों आ सकता है। भारत के खनिज तेल के उत्पादन, भारत में खनिज तेल का उत्पादन कहाँ पर और कितना होता है, उसका वितरण कितना है, वितरण यानी कहाँ कहाँ पर उसको बिकता है और इसका व्यापार कितना होता है, इसके बारे में दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है। भारतीय पेट्रोलियम का वितरण, उत्पादन यानी भंडारण के निम्नलिखित दोस्तों सवाल सेम है, लेकिन जो पूछने का क्राइटेरिया है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। तो दोस्तों इन सवाल पर दोस्तों आप अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सीरीज में या फिर सिलेबस में इस सवाल को दोस्तों छोड़ना मत, याद करके जाना। दोस्तों एक और सवाल मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाखड़ा नागल परियोजना का वर्णन कीजिए। भाखड़ा नागल परियोजना का वर्णन कीजिए। आपके सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। परियोजना दोस्तों एक आधी पूछी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपके सामने 2-3 परियोजना रखूंगा, तो उनमें से आपको दोस्तों भाखड़ा नागल दोस्तों मुख्य रूप से याद करनी है, क्योंकि दोस्तों संभावना अधिक है और दोस्तों थोड़ी बड़ी है और विस्तृत है। भाखड़ा नागल परियोजना की मुख्य विशेषता का उल्लेख कीजिए और भारतीय विकास में इसके मुख्य प्रभावों का वर्णन कीजिए। नदी घाटी परियोजना का प्रयोजन बताइए। नदी घाटी परियोजना का प्रयोजन बताइए, उसका मुख्य उद्देश्य बताइए, प्रयोजन बताइए। और भाखड़ा नागल परियोजना के भौगोलिक स्थिति, आर्थिक महत्व। भाखड़ा नागल परियोजना है तो उसकी आर्थिक महत्व और उसकी स्थिति किस प्रकार की दोस्तों सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाखड़ा नागल परियोजना से संबंधित दोस्तों सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सुन लो। तो दोस्तों इस पर आप नजर जरूर डाल लेवे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास थोड़ी दोस्तों काफ़ी हद तक हो चुकी है, 10-22 मिनट की। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति देवे। दोस्तों अगली क्लास हमारी रहेगी कि इस सीरीज में से कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज में से, इस 1 वीक सीरीज में से कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवालों को छांट कर और टिक लगाकर आपके सामने पेश किया जाएगा कि यही दोस्तों आपको सवाल एग्जाम में देखना है और एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों प्रबल संभावना होगी तो वही दोस्तों आपके सामने पेश करवाए जाएंगे और कुछ एक सवालों को समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी सवाल समझने लायक थे और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक सवालों पर दोस्तों क्लासें हो चुकी है। आज की क्लास भी निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर थी दोस्तों, आपने देखा। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में इंपॉर्टेंट सवालों के साथ में। तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति देवे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।